छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 2 विलयन से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। Na2CO3 के 0.2 m विलयन के 500 मिली के लिए वांछित मात्रा है 1.53 ग्राम, 3.06 ग्राम, 5.3 ग्राम, 10.6 ग्राम। तो कैसे निकालेंगे इसे? देखो, ये क्या है? मोलरता। एम लिख रहा है ना यहाँ, तो ये क्या है? मोलरता। मोलरता, मोलरता, ठीक है ना। तो कितनी मोलरता? 0.2 मिलियन। और कितना मिली है ये? 500 मिली, विलियन, वी 500 मिलियन। और यदि हम 500 मिलियन को लीटर में करें तो कितना हो जाएगा ये? 500 बट्टे 1000 लीटर, ठीक है ना। इतने लीटर हो गया। और Na2CO3 इसके लिए का अणुभार क्या होगा? अणुभार, अणुभार एम क्या होगा इसका अणुभार? तो अणुभार के लिए देखिए, इसमें Na कितना है? 2 है, 2 है, तो 2 × 23, 2 × 23 प्लस 12, सी का 12 कार्बन का, और ऑक्सीजन 16, 3 × 16, तो कितना हो गया? 23 दूनी 46 प्लस 12, 16 × 3 48, ठीक है ना। और इन्हें जोड़ो, देखो 48 और 12 कितने हो गए? 50, 60, 60 और 46 कितने हो? 106, 106। और ये हो गया ग्राम प्रति मोल, ठीक है, ग्राम प्रति मोल। समझ में आ रहा है ना? अब बस इसकी वांछित मात्रा, Na2CO3 की वांछित मात्रा पूछ रहा है। तो इसके लिए देखो, फॉर्मूला होता है मोलरता। मोलरता बराबर N/V, बराबर N कितना होता है? W/V। तो ये क्या है? W/V इनमें अंतर है। हाँ, V नहीं, M। N बराबर W/M गुणा V, 2 बार V लिख गई, ठीक है। बराबर देखो W कितना है हमारा भार, तो ये तो ज्ञात करना है। मोलरता देखो एम्प्लाइज, मोलरता कितनी है? 0.2, 0.2 हो गई, बराबर W निकालना है हमें, वांछित मात्रा, ठीक है ना। M अणुभार कितना हमारा? 106। और V कितना है यहाँ पर? 500 बट्टे 1000, 500/1000। समझ गए यहाँ तक? अपॉन 1। अब देखो 2 0 ये कट गई, ठीक है ना। अब क्या करें? ये सभी, ये 10 से भाग लगाएं इसमें 5 में, तो कितना हो गया? 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहाँ? यहाँ पहुँचेंगे, W रह जाएगा। तो इम्प्लाइज W बराबर क्या हो गया? 0.2 गुणा 0.5 गुणा 106, ठीक। अब देखो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 हो गए, 10 के इसमें गुणा करें तो कितना? 106 इतना हो गया। अब पॉइंट कितने हैं? 1 2 1 2, तो कितना आ गया ये? 10.6 ग्राम, ठीक है ना, 10.6 ग्राम। तो विकल्प देखो कौन सा सही है हमारा? विकल्प डी बिल्कुल सही ही है। समझ में आ गया ना? विकल्प डी बिल्कुल सही है। ऐसे होगा ये प्रश्न। विकल्प, लेकिन सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना इसका। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन, परासरण दाब। अब कौन सा है देखो इसमें, जल्दी से बताओ विकल्प कौन सा सही है इसका, दूसरे का। कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? श्यानता है, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन, परासरण दाब। जिनका विकल्प डी आ रहा है बिल्कुल सही है उनका। परासरण दाब क्या है?
परासरण दाब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए विकल्प में हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। विलयन का मूल अंश, विलयन की मूलरता, विलयन की मूल लता, विलयन की मूल लता। नहीं, विलयन की मूल लता है यहाँ, विलायक की मूल लता। ठीक है, तो हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है किसमें, जल्दी से बताइए। तीसरे का, इसमें विकल्प सी जिनका है वो बिल्कुल सही है। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है किसमें दर्शाता है, विलयन की मूल लता, विलयन की मूल लता। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट। निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है कौन सा है। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया। जल्दी से बताइए न्यूनतम हिमांक वाला विलयन। चौथे का जल्दी से जल्दी, जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही है। क्या है इसका आंसर, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है, पोटेशियम सल्फेट। चौथे का ए, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, अगला देखो। निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होता है। पांचवे का जल्दी से जल्दी, परासरण दाब सर्वाधिक होता है इसमें। सी बिल्कुल जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, एक MnH4 का होल ट्राइस PO4। सी विकल्प बिल्कुल सही है इसमें। अगला देखो, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशी हैं। जल्दी से बताइए, छठे का, जो डी दे रहे हैं विकल्प डी बिल्कुल सही है उनका। 0.1 MCaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 MnH4 नहीं Na2SO4 बिल्कुल सही है, डी पार्ट इसका। अगला प्रश्न देखिए, हो गया। चलो आगे देखते हैं अब। अगला प्रश्न 7, मोलल अवनमन स्थिरांक Kf क्या होता है। तो देखो, लिखो, किसी विलायक किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी वैद्युत अन अपघट्य के 1 ग्राम मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो
अवनमन होता है वह उस विलायक का मूलल अवनमन स्थिरांक kf कहलाता है। अतः किसी विलायक का मूलल अवनमन स्थिरांक kf बराबर m गुणा डेल्टा TF गुणा W अपॉन क्या होगा 1000 गुणा स्मॉल w, जहाँ m बराबर स्मॉल m बराबर क्या है, विलेय का अणुभार, और भाई स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, और जी कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और ट्रायंगल TF क्या है, हिमांक में अवनमन। तो प्रश्न है मूलल अवनमन स्थिरांक kf क्या होता है। आंसर है इसका, किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी वैद्युत अपघटय के 1 ग्राम मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक kf कहलाता है। अतः किसी विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक kf बराबर m क्रॉस डेल्टा TF गुणा W अपॉन 1000 गुणा स्मॉल w, जहाँ स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार होता है, स्मॉल w बराबर विलेय का भार होता है, कैपिटल W बराबर विलायक का भार होता है, और डेल्टा TF बराबर होता है हिमांक में अवनमन। समझ गए ना। अगला मोस्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। तो देखो इसमें कराएंगे हम परासरण तथा विसरण में अंतर, ठीक है, और फिर कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, ठीक है, यहाँ क्रम संख्या होगी और यहाँ पर परासरण होगा, परासरण, और एक में लिखेंगे हम विसरण। ठीक है, अब लिखते हैं, देखो नंबर 1 परासरण में लिखो, परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है।
अनिवार्य है। ठीक है, और विसरण में क्या होगा फिर इसका? विसरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड नंबर परासरण में, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखेंगे फिर विसरण में, विसरण में विलेय के कण अधिक नहीं, विसरण में विलेय के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। तो इसमें दूसरे में लिखेंगे विसरण में विलेय के, तो विसरण में विलेय तथा विलायक, विलायक दोनों के कण विपरीत दिशाओं में विसरित होते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 देखो भाई, नंबर 3 परासरण में यह द्रव अवस्था में संभव है, और विसरण में क्या लिखेंगे? यह ठोस, द्रव या गैस अवस्थाओं में संभव है। ठीक है, अब ये देखो 3 हो गया। नंबर 4, 4 पॉइंट उदाहरण दे दो चौथे में। उदाहरण, लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाएं ताजे जल में रखने पर फूल जाती हैं। ठीक है ना, और इसमें उदाहरण देते हैं हम विसरण में, के
जल में मिलाने पर समांगी मिश्रण बनने तक KMnO4 जल में विसरित होता रहता है। देखो, हमारा प्रश्न था परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। तो परासरण तथा विसरण में अंतर, क्रम संख्या 1 परासरण विसरण 2 बना लेंगे। पहले में लिखेंगे परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। इसमें लिखेंगे विसरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। नंबर 2 में परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। और इसमें लिखेंगे फिर विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण विपरीत दिशाओं में विसरित होते हैं। नंबर 3 यह द्रव्यावस्था में संभव है परासरण, और विसरण ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में संभव है। ठीक है। परासरण का एग्जाम्पल देखिए, लाल रक्त कणिकाएं ताजे जल में रखने पर फूल जाती हैं, जबकि विसरण में KMnO4 को जल में मिलाने पर समांगी मिश्रण बनने तक KMnO4 जल में विसरित होता रहता है। ठीक है ना। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करना। अगले भाग में लेकर आएंगे आगे का। बने रहिए चैनल पर हमारे पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से प्राप्त हो सके।